जय हिंद बच्चों। जय हिंद मैम। मैं अपना सेशन एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहती हूँ। आपको जीवन में क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे पसंद करें। तो जो आप चाहते हो वो पहले देना सीखो। चलिए मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाती हूँ। मेरे हाथ में एक भरा हुआ कप है। ये कप आपको सिंबलाइज करता है फुल ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। अब मैं इसमें और पानी डालती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये मैम क्या कर रही है, भरे हुए कप में और पानी क्यों डालती जा रही है? तो अगर आप फुल ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन होगे और मैं इसमें और नॉलेज डालूंगी तो आप अपने तर्क वितर्क से उसे खारिज कर दोगे, उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। अब मैं एक खाली कप लेती हूँ जो आप हैं। अब आपने जो भी कुछ आज तक सुना या पढ़ा या किसी की और से इंफॉर्मेशन गैदर की है, उसको आप सब भूल जाइए और तब आप एक खाली कप की तरह हो जाएंगे। और इसमें हम और पानी जब डालते हैं, जो आज हम इंफॉर्मेशन डालेंगे वो आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे और उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। ठीक है? तो अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आज का जो हमारा सेशन है जीवन जीने की कला, यानी कि आप कैसे अपने जीवन में खुश रह सकते हैं, हर सिचुएशन को कैसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं और दूसरे भी आपसे खुश रहें, ये सारी तरकीब आज मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम चलते हैं आइस ब्रेकिंग सेशन की तरफ। इसमें आपने देखा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। आपको अपना नाम बताना है और ये बताना है कि आप किस ऑब्जेक्ट से अपने आप को रिलेट करते हैं। जैसे कि मेरा नाम है डॉक्टर शिंजनी शरण और मैं अपने आप को एक ग्लव से रिलेट करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलती हूँ ताकि कोई भी नेगेटिव वाइब्स लोगों की मुझे इफेक्ट नहीं कर पाए। इसी तरह से आपको भी बताना है। मेरा नाम अमित है और मैं अपनी तुलना एक चट्टान से करता हूँ। जिस तरह चट्टान के ऊपर किसी भी चीज़ का असर नहीं होता, ठीक उसी तरह मेरे ऊपर किसी भी बुराई और मुश्किल का असर नहीं होता। वेरी गुड। मेरा नाम अंशु है। मैं अपनी तुलना कटिंग बोर्ड से करती हूँ। जिस प्रकार कटिंग बोर्ड बड़े कामों को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने बड़े कामों को छोटे पार्टों में डिवाइड करके करती हूँ। तो अगर आपको अंशु का आंसर पसंद आया तो एक थम्स अप कीजिए। अंशु, पता है तुमने पूरी टाइम मैनेजमेंट का जो निचोड़ है वो तुमने बताया अभी। अगर हम अपने बड़े बड़े काम को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके करें तो कोई भी काम हमें बड़ा नहीं लगेगा और किसी भी काम को करते वक्त हम पैनिकी या घबराएंगे नहीं। हाँ जी, आप लोग। मैम, मेरा नाम नेहा है। मैं अपनी तुलना एक चाबी के साथ करना चाहूँगी। जैसे चाबी ताले को खोल रही है, उसी प्रकार मेरे पास भी हर समाधान का सॉल्यूशन होता है। भाई नेहा से तो सब लोग दोस्ती करके रखिए। मेरा नाम अंकिता है। मैं एक खुली किताब की तरह हूँ। जिस तरह एक खुली किताब में सारी जानकारी मिल जाती है, उसी तरह मैं सबसे अपनी जानकारी शेयर करती हूँ। अच्छा, थम्स अप। यस मैम, मेरा नाम निधि है। निधि। यस मैम। मैं अपनी तुलना पॉलिथीन बैग से करती हूँ। जिस तरह पॉलिथीन बैग अपने अंदर सारे सामान को समाहित करता है, उसी तरह मैं भी सारी इंफॉर्मेशन लोगों की अपने अंदर समाहित करके इकट्ठा रखती हूँ और उनको इधर से उधर नहीं करती हूँ। थम्स अप फॉर नेहा। बिकॉज अगर हम ऐसा करते हैं कि हम गॉसिप मॉन्गर ना बने, इधर की इसने ये बात कही और उसको उधर कर दी, तो पता है क्या होता है, जब एक बात दूसरे की तरफ जाती है तो बात जो है वो बहुत विकृत हो जाती है और फिर हमें पता चलता है कि जो बात मैंने बोली थी वो तो वो है ही नहीं जो कि पास ऑन हुई है। तो इसके लिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि किसी ने हमें कोई बात कही है तो उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। मेरा नाम शिवानी है। मैं अपनी तुलना एक बॉटल से करती हूँ। जैसे पानी लोगों की प्यास बुझाता है, वैसे ही मैं लोगों को संतुष्ट करती हूँ। वेरी गुड। यानी आप लोग बहुत क्लियर थे। पता है आप लोग अपने थॉट्स में बहुत क्लियर थे और जीवन जीने की कला सीखने के लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट्स बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग आते हैं अपनी
फर्स्ट स्किल के ऊपर यानी एम्पैथी। आपने सिंपैथी वर्ड यानी सहानुभूति तो बहुत सुना होगा, पर आपने एम्पैथी वर्ड नहीं सुना होगा। एम्पैथी का हिंदी में मतलब होता है स्वानुभूति, यानी कि आप अपनी जगह पर यानी अपने को दूसरों की जगह पर रखकर उस चीज़ को महसूस करना। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपने कोई रोड पे एक्सीडेंट देखा होगा। एक्सीडेंट में क्या होता है कि बहुत सारे लोग इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी अपनी ओपिनियन देने लगते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ, ड्राइवर बहुत बुरा था, इसको कितनी चोट लगी। ये सारे के सारे कुछ नहीं कर रहे हैं और केवल सहानुभूति कर रहे हैं। पर अगर कोई आता है व्यक्ति जो कुछ भी बातें नहीं करता है, उस एक्सीडेंट वाले बच्चे को या इंसान को उठाता है, अपनी गाड़ी में डालता है और हॉस्पिटल पहुंचाता है, क्योंकि वो वही काम कर रहा है जो वो चाहता है कि उसके साथ हो। जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है, डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक टू डू अनटू यू, यानी कि ऐसा ही व्यवहार करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ हो। इसी को कहा जाता है एम्पैथी। तो ये चॉइस आपकी है कि आपको सिंपैथी करनी है जीवन में या एम्पैथी करनी है। बताइए आप क्या करोगे? मैं किसी ऐसे इंसान को उसकी मदद करके उसे हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बहुत अच्छा, थैंक यू अमित। अगर इसी तरह से सब लोग अपने मन में वादा कर लें कि अगर हम कभी भी एक्सीडेंट देखते हैं तो हम उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाएं, तो हमारा देश और भी खुशहाल हो सकता है। तो चलिए हम एक वीडियो देखते हैं। रुक जा, दिखता नहीं गीला है, एक जाएगी तो अभी दूसरी आएगी। 25 टाइम झाड़ू मारो तो भी कम है। हम इंसान है कि मशीन? कितना टाइम साफ करेगा? मैं मरता रहूंगा दिन भर, झाड़ू मारता रहूंगा। सब यहीं से जाएंगे, दूसरी जगह से नहीं जा सकते। अरे उधर मत चलो, अभी साफ किया है। सॉरी। क्या सॉरी? तुम तो सॉरी बोल के निकल जाएगा। सबका क्रिकेट अपन को सुनना पड़ेगा। सुनेगा? 20 साल से तो सुनता है। काका, नाम क्या है तुम्हारा? क्यों? कंप्लेन करने का है? मकसूद नाम है मेरा, जाओ करो। नहीं, कंप्लेन नहीं करने का, थैंक यू बोलने का। सच्ची। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। पेशेंट लोग जब ठीक होता है तो सब डॉक्टर को थैंक यू बोलता है। तुम साला सबका कचर पट्टी उठाता है, तुमको कोई थैंक यू नहीं बोलता। मेरे को तुमको थैंक यू बोलने का मकसूद है। थैंक यू मकसूद भाई। चल बस, तू लायक है क्या? काम करने दे। जा। सॉरी। कोई बात नहीं, जा जा, हो जाएगा साफ। आपने ये वीडियो देखा, अब आप मुझे बताइए इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया? हाँ जी मैम, इस वीडियो में सब लोग किसी न किसी कारण की वजह से परेशान थे। बिल्कुल ठीक। लेकिन सबको अपनी अपनी परेशानियां ही अधिक लगती हैं। हमें अपनी ही परेशानियां अधिक लगती हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि आपको सहानुभूति और स्वानुभूति में क्या फर्क है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप सब लोग स्वानुभूति ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, और अगर हम ऐसा सब लोग करेंगे तो इस देश का हर नागरिक बिना डरे हुए खुश रह सकता है। तो आप बताइए, लाइफ स्किल का सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल क्या है खुश रहने के लिए? गुड। तो हम लोग अपने नेक्स्ट लाइफ स्किल पे चलते हैं, वो है क्रिएटिव थिंकिंग। आपको लगता है कि रचनात्मक सोच केवल कुछ कढ़ाई कर लिया या कुछ चीज़ें बना ली या ड्राइंग कर लिया या चित्रकारी कर ली, इसी में निहित है? पर मैं आज आपको बताती हूँ कि क्रिएटिव थिंकिंग वो है, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने जीवन में आने वाले हर सिचुएशन को या हर प्रॉब्लम को या हर डिसीजन को क्रिएटिवली
रचनात्मक तरीके से कैसे सॉल्व करें। इसका एक बहुत ही साधारण उपाय यह है कि हर सिचुएशन को आप 2-3 पहलू से देखिए और जो पहलू आपको पसंद आता है उसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। जैसे कि इस स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में एक कुत्ता भी नजर आ रहा है और एक बर्ड भी नजर आ रही है, यानी चित्र तो एक ही है पर देखने का नजरिया क्या है, दो। अब मैं आप लोग को 2 टीम में विभाजित करती हूँ। ये जो 4 लोग आगे बैठे हैं ये टीम ए है और जो 4 पीछे बैठे हैं वो है टीम बी। और आपके पास प्रश्न आएगा, ठीक है? देखते हैं आप कितने क्रिएटिव हैं, ठीक है? बताइए टीम ए, आपको क्या दिखाई देता है? मैम इसमें एक लड़की दिखाई दे रही है सोच के बोले। और एक लड़की इस तरह से दिखाई दे रही है जिसकी पीठ हमारी तरफ है। ओके, और आपको कुछ दिख रहा है? फेस है मैम। एक फेस भी नजर आ रहा है। आ रहा है सबको? चलिए आंसर्स देखते हैं। वेरी गुड। देखिए ये पूरा एक रेड इंडियन का फेस है और एक ये पीछे से एक लड़की या लड़का जो भी एक फिगर है। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं चित्र एक था पर पहलू 2, यानी कि अगर 2 पहलू है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सही हूं और आप गलत हैं। अमित भी सही है और अंकिता भी सही है। नेक्स्ट, दिस पिक्चर गोज फॉर टीम बी। सोच के, टाइम लेके सोचिए और फिर बोलिए। मैम इसमें एक लड़की दिख रही है। अच्छा, आपको फिर से लड़की दिख रही है? यस मैम, इसमें एक लड़की दिख रही है। अच्छा, आप बताइए शिवानी। मैम इसमें एक बूढ़ी औरत। ओके, देखते हैं ये कौन है। अच्छा, ये एक लड़की है और ये एक बूढ़ी औरत है। तो थम्स अप फॉर बोथ द टीम्स। ओके, अब हम लोग एक और लाइफ स्किल की तरफ मूव करते हैं, यानी कि डिसीजन मेकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको एक यहाँ पे एक प्रोसीजर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक प्रक्रिया कहते हैं हिंदी में, वो आपको नजर आता है। अब ये प्रक्रिया है क्या? चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी सी छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, आप इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये प्रक्रिया क्या है, आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। पहला है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी कि अपने जीवन में अपनी एक कोई प्रॉब्लम है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, यानी पहचानना पड़ेगा। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है, लोग अपना पूरा जीवन जी लेते हैं और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी खुशी नहीं ले पाते। तो सबसे पहला स्टेप, सबसे पहली सीढ़ी है कि आपको अपनी प्रॉब्लम को, अपनी जो भी दिक्कतें आ रही हैं अपने जीवन में, उसको पहचानिए, नंबर 1। नंबर 2 है, अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। चाहे वो शॉर्ट टर्म गोल हो जो कल परसों या 1 महीने का है, या 5 साल का है। 5 साल को कहा जाता है लॉन्ग टर्म गोल। तो अगर हम अपने गोल पे फोकस्ड रहेंगे तो छोटी छोटी परेशानियां हमें परेशान नहीं करेंगी। तीसरा है, जनरेट ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि जो भी विकल्प हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उस दिक्कत को सॉल्व करने की, उसके बारे में जानकारी हासिल कीजिए। कैसे? इंटरनेट, लोगों से बात कीजिए, जो इस परेशानी में पहले था उससे बात कीजिए कि उसने क्या सलूशन निकाला, और हर जगह से उसके विकल्पों को इकट्ठा कीजिए और फिर देखिए कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही है। यह जरूरी नहीं है कि जो विकल्प अंशु के लिए सही है वही विकल्प नेहा के लिए सही है, यानी कि विकल्प आप कोई भी उठा सकते हैं और फिर आपको जो आपने विकल्प उठाया है उस विकल्प को इम्प्लीमेंट कीजिए। ऐसा स्टूडेंट्स बहुत बार होता है कि लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, बड़ी बड़ी डिसीजंस लेते हैं, पर इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। जैसे मान लो आपने सोचा मैं 4 बजे उठूंगी, आज तो मेरे को लेट हो गया इसलिए मैं नहीं उठी, कल किसी और वजह से नहीं उठी, परसों किसी और वजह से नहीं उठी। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजन नहीं है।
तो इम्प्लीमेंट करना है अपना डिसीजंस और फिर इवैल्यूएट करना है कि जो आपने डिसीजन लिया क्या आपने सही लिया, हो सकता है आपने गलत लिया है, तो फिर से ये पूरी प्रक्रिया को आपको करना पड़ेगा, दूसरा विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो हम लोग अब चलते हैं दो बातों पर। एक को कहा जाता है इजी चॉइस, यानी आसान चॉइसेस होती हैं लाइफ में, जैसे कि क्या, टीम ए, आपको पूरी पसंद है या पराठा? देखा, फटाक से आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि ये इजी चॉइस है। अब दूसरा देखते हैं, टीम बी, कैट्स यानी कि कुत्ते पसंद है या बिल्लियां? डॉग्स। देखा, कितनी जल्दी आंसर आता है। चलिए और भी पूछती हूँ, टीम ए, आपको गर्मी पसंद है या सर्दी? देखा, किसी को गर्मी पसंद है, किसी को सर्दी पसंद है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो गर्मी पसंद है वो गलत है और जिसको सर्दी पसंद है या वो गलत है, दोनों ही सही हैं। अब एक और ले लेते हैं। बताइए टीम बी, आपको लूडो खेलना पसंद है या साइकिल चलाना पसंद है? साइकिल चलाना। किसी को लूडो, किसी को साइकिल। पर स्टूडेंट्स, जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है और इतनी मुश्किल भी नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे जीवन में कुछ हार्ड चॉइसेस भी आते हैं। अब ये सारे कितने आसानी से आपने बता दिया ना। अब हम लोग कुछ हार्ड चॉइसेस लेते हैं। आपके स्क्रीन पे कुछ सिचुएशंस आएंगी, कुछ ऐसी बातें लिखी होंगी जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर खुद इस पर विचार करना है कि अगर इस सिचुएशन में मैं होंगी तो मैं क्या करूँगा या करूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। पहला क्या हार्ड चॉइस है? टीम ए को मैं नहीं दूंगी अभी, अब मैं टीम बी से स्टार्ट करूंगी। What will you do if there is a fire? यानी कि आप क्या करेंगे अगर आग जनी हो जाए? जल्दी आंसर नहीं करना है, सोचना है, फिर बोलना है, क्योंकि एक हार्ड चॉइस है। हाँ जी, टीम बी। मैं ये चाहूंगा कि अगर कोई घबरा रहा है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि पहले उसे शांत कराया जाए और फिर सबको इकट्ठा करके एक कतार बनाई जाए और उस जगह से ले जाया जाए जिस तरफ आग नहीं लगी है। वेरी गुड। और मैं ये भी चाहता हूँ कि हम अगर ये पद्धति अगर नहीं फॉलो करेंगे तो इससे या तो भगदड़ मच सकती है या तो किसी को चोट भी लग सकती है। बहुत अच्छा आंसर है। थम्स अप फॉर मृदंग। यानी कि मृदंग ने एक बहुत अच्छी बात बताई स्टूडेंट्स की, हर कंडीशन में, चाहे वो आगजनी हो, चाहे वो भूकंप हो, चाहे और किसी भी तरह की त्रासदी हो, हम सही डिसीजन, सही निर्णय तभी ले पाते हैं जब हम मस्तिष्क को एकदम शांत करते हैं। और शांति में ही सारा काम हो सकता है। जो अशांत हो जाता है, जो घबरा जाता है, वो कभी सही डिसीजंस नहीं ले सकता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मृदंग ने बताई वो याद रखनी है कि किसी भी हालत में अपने मस्तिष्क को एकदम शांत रखना है। अब नेक्स्ट जो हम लेंगे क्वेश्चन वो टीम ए के लिए है। You have been studying for the last 4 hours, but you are stuck in a concept and you are not techno-savvy. You know there is a new teacher who knows it all, but you do not like him. What will you do? यानी कि आप मान लीजिए 4 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एक हिसाब है मान लीजिए, और आप बहुत ज़्यादा उसको ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने की, आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आपको इंटरनेट भी ठीक से चलाना नहीं आता है, मानना है 1 मिनट के लिए, और आपको ये भी मालूम है कि किसी टीचर जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब बताइए क्या करेंगे? बहुत बड़ा ईगो प्रॉब्लम है। मैम ये तो डिफिकल्ट चॉइस है, लेकिन पहले मैं कोशिश करूंगी और इसके बाद उनके पास जाके कंसेप्ट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। यानी आपकी ईगो का क्या होगा? उसको आपने किनारा कर दिया। यानी आपको एक सेकंड बात पता चली कि अगर हम अपनी ईगो को ऊपर रखेंगे तो कभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो ईगो को बगल रखिए और काम करिए। नेक्स्ट टीम बी के लिए है, यू हैव बीन ऑब्जर्विंग योर क्लासरूम इज वेरी डर्टी, व्हाट विल यू डू? मान लीजिए आप आते हैं क्लासरूम में, क्लासरूम बहुत गंदा होता है, जैसे ये दिखाया जा रहा है, पियोन भी नहीं आ रहा है, जो काम करती है या काम करता है वो भी नहीं आ रहा है। अब आप क्या करोगे?
सोच के बता। मैम मैं पता करूंगी कि उस पीयून के जगह पे और कौन काम कर रहा है और उससे बुलाकर वो क्लास साफ करवाऊंगी। बहुत अच्छा अंकिता, वैसे तो ये टीम बी के लिए था, पर मार्क्स आपको जाता है। ये क्या दर्शा रही है अंकिता? ओनरशिप दर्शा रही है। यानी कि जब आपको लगता है कि ये क्लास मेरा है, ये स्कूल मेरा है, ये इंस्टीट्यूट मेरा है, आपने ओनरशिप अंदर डेवलप करी, तभी काम हुआ। नहीं तो ज़्यादातर हम लोग क्या कहते हैं, ये मेरा काम नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। फिर से मैं जाती हूँ, कौन सा टीम जवाब देगा? ओके, टीम बी। योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू अ मूवी। आपके दोस्त एक मूवी जा रहे हैं जिसको आपको बहुत मन था देखने का, पर आपका कल एग्जाम है और आपको जाने का भी मन है। अब आप क्या करोगे? हाँ, ये भी बहुत डिफिकल्ट चॉइस है, लेकिन अगर मैं चूज करूँ तो पहले मैं अपनी पढ़ाई को चूज करूँगी। मैं वहाँ पर मेहनत करूँगी, मार्क्स अच्छे लाऊंगी, फिर मूवी देखने के लिए पर मार्क्स तो आपको भी पता ही नहीं चलेंगे, क्योंकि अभी तो आपको केवल एक पढ़ाई करनी है, उसके बाद मैं मूवी चली जाऊँ। ओके, और कोई? मैम बट मैं तो अभी सीधा पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, क्योंकि मैं मूवी तो कभी भी देख सकती हूँ और पढ़ाई करके मैं अपने आप को अच्छे लेवल पे सेट कर सकती हूँ और फिर मैं मूवी तो हमेशा देख ही सकती हूँ। थम्स अप पर नेहा। देखिए, नेहा और निधि में थोड़ा आंसर का फर्क है। निधि ने ज़्यादातर शॉर्ट टर्म गोल पे ध्यान दिया है, उसको मूवी इंपॉर्टेंट लग रही है, कह रही है मैं कैसे भी पढ़ लूँगी और मूवी चली जाऊँगी। पर नेहा जो है वो लॉन्ग टर्म गोल पे ज़्यादा फोकस्ड है। और मैं भी यही मानती हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपनी फोकस जो है वो लॉन्ग टर्म गोल पे लगानी है, ना कि शॉर्ट टर्म गोल। मूवी और ये सब तो आप कभी भी देख सकते हो। नेक्स्ट है, व्हाट विल यू डू इफ अ चाइल्ड कॉल्स यू नेम्स, आंसर्स बैक एंड यू गेट नर्वस गोइंग इनटू द क्लास। यानी कि आपके क्लास में मान लीजिए कोई है जो आपको बहुत भला बुरा कहता है, आपको चिढ़ाता है, आपको तंग करता है, बुली करता है, आप बहुत परेशान रहते हो और क्लास में जाने से भी कतराते हो। अब आप इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन निकालेंगे? सोच के बोलोगे, बहुत डिफिकल्ट है। मैम मैं पहले उससे बात करने की कोशिश करूँगा कि उसे मेरे से क्या दिक्कत है। पहले आप बात करोगे, आप तो नर्वस हो। मैं अपनी सारी नर्वस से भुलाकर पहले उससे अच्छे से बात करूँगा। अगर वो फिर भी नहीं समझता है तो फिर मैं उससे इग्नोर करना शुरू कर दूंगा, ताकि वो ये देखना शुरू कर दे कि मेरी उस बात से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर वो बाद में अपना भी चुप हो जाएगा, मेरे पर कुछ बुली कुछ नहीं करेगा। और कोई किसी के पास आंसर है? तो ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि पहले आप इग्नोर करें। अगर इग्नोर करने पे भी कोई नहीं मान रहा है तो ज़रूर, जैसा अमित ने बताया, बहुत ठंडे दिमाग से आप जाके उससे बात करिए। अगर वो बात करने पे भी नहीं मान रहा है तो फिर आपको हायर अथॉरिटीज से भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर केवल आप दबते रहोगे, जीवन में दबते रहोगे, तो लोग आपको दबाते ही रहेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सब, न कि केवल भारत के पर पूरे देश के एक अद्भुत नागरिक हैं और आप इस पूरे विश्व को एक बेहतर जगह बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ईगो का इस्तेमाल नहीं किया, अपने मन को शांत किया, तो आप हर सिचुएशन से पूरी तरह लड़ने में सक्षम हैं। तो हम लोग अब एक नेक्स्ट लाइफ स्किल की तरफ मूव कर रहे हैं। जीवन जीने की कला एक और सीखते हैं, जिसको कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। छोटी छोटी बातों पर सभी को आजकल स्ट्रेस हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्ट्रेस थोड़ा सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रेस जो है वो दो तरह का होता है। एक तो कहा जाता है यू स्ट्रेस, क्योंकि थोड़ा सा अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप आलसी हो जाओगे, ठीक है, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि आप आलसी हो। तो आप यू स्ट्रेस की वजह से, आप अपने को कॉम्पिटिटिव भावना की वजह से अपने आप को आप थोड़ा सा स्ट्रेस कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, खींच सकते हो और अपने मुकाम तक पहुंच सकते हो। पर जो दूसरी तरह की जो स्ट्रेस होती है, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रेस, वो कभी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि जब आप डिस्ट्रेस हो जाते हो और उसका आप ध्यान नहीं रखते हो तो वो धीरे धीरे एंगर में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि हर परेशानियां स्ट्रेस से स्टार्ट होती हैं और फिर वो धीरे धीरे एंगर में परिवर्तित हो जाती है। और एंगर जो है वो बहुत डेंजरस चीज़ है। आप लोग बोलोगे मैम काम कराने के लिए तो थोड़ा बहुत एंगर होना पड़ता है, नहीं तो लोग काम नहीं करते हैं। तो मैं यहाँ ये पूछना चाहती हूँ आपसे, अगर मैं आपसे प्यार से बोलूँ काम करने के लिए तो आप काम करोगे, या अगर मैं शाउट करके बोलूँ तब आप काम करोगे? प्यार से। तो जो चीज़ें आपके लिए लागू होती हैं वही अगले के लिए भी लागू होती है। अगर आपको प्यार से बोलना पसंद है तो आप यकीन मानिए दूसरे को भी प्यार से बोलना अच्छा लगता है और तभी आप प्यार से काम निकल पा सकते हैं। तो ये फर्क था स्ट्रेस और एंगर में, क्योंकि स्ट्रेस बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि दो तरह से आपको दिखाई देता है स्ट्रेस। एक तो फिजिकल स्ट्रेस होता है और दूसरा होता है मेंटल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस में आपको कभी कभी सर दर्द हो जाता है, बैक एक हो जाता है, या आपको बिना बात के थकान महसूस होती है। ये तीनों ही दिखाता है कि आपको यू स्ट्रेस नहीं है, डिस्ट्रेस है। अब मेंटल स्ट्रेस क्या क्या है? बहुत लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं, ये भी एक तरह का मेंटल स्ट्रेस है। या हर समय डरे हुए रहते हैं, मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, या सेल्फ डाउट में रहते हैं, यानी मुझे ये काम नहीं होगा। होता है ऐसा? या कहते हैं मुझसे तो होगा ही नहीं ये काम, होपलेस सिचुएशन। या बहुत बार आप देखते होंगे कोई काम बहुत जल्दी जल्दी लोग करने की कोशिश करते हैं। ये सारा मेंटल स्ट्रेस की साइंस है जिसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं। ये एक पेपर है जो मैं टीम ए को भी दे रही हूँ और टीम बी को भी दे रही हूँ। अब इसमें करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इस पेपर को, सिजर्स है आपके पास? ठीक है, तो आपको इस पेपर को काटना है और मुझे 20 बोर्ड्स बनाने आते हैं ना, 20 बोर्ड्स बना के अभी 5 मिनट के अंदर देना है। चलो 5 मिनट 20 बोर्ड जल्दी शिवानी, क्या कर रही हो? काट रही हूँ, उसको दे रही हूँ। कैसे बनाएंगे? मैं काट रहा हूँ, पूछ क्या कैसे बनाएंगे? ठीक है। नहीं, मेरे को शर्म आती है, मैं नहीं पूछ रही। तू जा। मेरे शर्म आती है। तो हम मैनेज कर लेंगे किसी भी तरह मैनेज। कैसे बनाना है ये सोचो। मुश्किल है, दिक्कत तो नहीं है। मुश्किल नहीं, मैं पूछ के आती आप पूछ के आओ अपने से। ठीक है। मैम आपको कैसी बोर्ड चाहिए, जैसे हम बचपन में बनाते थे, या हम ड्रॉ भी करके दे सकते हैं? आप कुछ भी कर सकते हैं। चलो यार मुझे ड्रॉ करो, मैम कैसी बोर्ड चाहिए? हाँ, ड्रॉ कर लेते हैं, वही सही होगा। 20 बोर्ड 4 दिन है, 5 बार बांट लेते हैं, आराम से हो जाएगी। जल्दी जल्दी बोर्ड ड्रॉ करो। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया कि ड्रॉ करके आप 20 बोर्ड 5 मिनट में बना सकते हैं। अब इस एक्टिविटी से तो अब आप इस एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आया? मैम ने मुझे बिना सोचे समझे काम स्टार्ट कर दिया, हमने तो आपसे पूछा ही नहीं कि और ड्रॉ हम करना है। शर्माते रह गए, एक दूसरे में उलझे रह गए, हमने सही सवाल नहीं पूछा और डिसीजन भी सही से नहीं ले पाए। यानी कि न शर्माना सही है और ना हिचकना सही है, और हड़बड़ाना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यानी सही प्रश्न अगर आपने पूछा होता तो कभी आपको स्ट्रेस नहीं होता। और मैं ये ऑब्जर्व कर रही थी, मैं देख रही थी कि टीम ए बहुत ठंडे दिमाग से काम कर रहा था और टीम बी बहुत हड़बड़ कर रहा था। आपको क्या समझ में आया इस एक्टिविटी से? टीम ए मैम पहले हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा था। थोड़ा मुश्किल लग रहा था, ओके। लेकिन इसके बाद हमने सोचा कि आपसे सही क्वेश्चन पूछना। सही प्रश्न, जब भी आप जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम आए, आप अज्यूम मत कीजिए। आप कुछ हम कल्पना कर लेते हैं कि ऐसा बोला होगा उसने। कभी कल्पना, आपने कल्पना कर लिया कि मुझे वैसी बोट चाहिए, पर मैंने तो केवल कहा था 20 बोटें चाहिए मुझे, 20 नाव चाहिए। मैंने तो ये कभी कहा ही नहीं कि आप उसको फाड़िए, मैंने केवल आपको गुमराह करने की कोशिश की थी।
तो आप जीवन में जब तक सही प्रश्न पूछते रहेंगे कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं हो सकता। 1 मिनट अगर आप गुस्सा होते हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 1 मिनट भी गुस्सा होते हो तो आपकी जो बीमारी से लड़ने की अवरोधक क्षमता है वो 5 घंटे के लिए कम हो जाती है। और अगर आप इसी तरह से खिलखिलाते रहते हो तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम बीमारी से लड़ने की अवरोधक क्षमता 24 घंटे के लिए बढ़ जाती है। तो कीप स्माइलिंग ऑलवेज। अब हम एक नए लाइफ स्किल की तरफ मूव करते हैं जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। आपने अभी इस एक्टिविटी से देखा कि जिस टीम ने सही प्रश्न पूछा वह विजेता हुआ। तो पूछने की भी कला होती है, इसलिए हम लोग कम्युनिकेशन अगर सही करते हैं तो वो इंसान अपने जिस भी काम में वो काम करेगा उसमें वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे शब्द होते हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। ये आपको पहली दफ़ा शायद पता चल रहा होगा कि 55% जो हमारी बॉडी की लैंग्वेज है, हम किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से दूसरों को देखते हैं, आई कांटेक्ट यानी कि नज़र से नज़र मिला के बात करना, ये सब बॉडी लैंग्वेज में आता है, जिसका 55% आपके बातचीत को निर्धारित करता है। और जो टोन ऑफ वॉइस यानी कि आपके आवाज़ की जो उतार चढ़ाव है वो 38% आपके बातचीत पर निर्भर करती है। और केवल 7% जो आप शब्दों का चयन करते हैं वो होता है। तो आपको ज़्यादा ध्यान किस पे देना है, आप किस तरह से दूसरों को सुन रहे हैं, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में एक्टिव लिसनिंग। अब ऐसा मत सुनो कि मुझे जवाब देना है, ऐसा सुनो कि उसे लगे कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप लोगों को फोन है सबके पास? Yes, फोन से आप लोग बहुत सारी बातें करते होंगे, सोचते होंगे मैं ये शब्द का प्रयोग करूं, पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि केवल 14% जो बातचीत होती है फोन पे वो शब्द पर निर्धारित होती है और 86% जो होती है वो आपकी टोन ऑफ वॉइस पे होती है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि मैम ये इंटरेस्ट लेने की वाली कौन सी बात हुई है? ठीक है, तो मैं इसका एक मजाकिया उदाहरण देती हूँ आपको कि मान लीजिए आपके दादा के दोस्त के पोते के भाई ने आपके लिए 1 करोड़ संपत्ति छोड़ी है और आपको पता चलता है, फिर आपका इंटरेस्ट जागृत हो जाता है और कभी भी आप गलत सवाल नहीं पूछेंगे। आप बोलेंगे अच्छा कौन है वो, मुझे कौन से पेपर्स जमा करने पड़ेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ेंगे, कहाँ जाना पड़ेगा, ये क्या हो रहा है? तुरंत इंटरेस्ट, कान खड़े हो गए, दिमाग में बिजलियाँ कौंधनी शुरू हो गई। 1 करोड़, आप ये नहीं बोलोगे नहीं मेरे को नहीं चाहिए, बहुत है बैंक बैलेंस है, नहीं बोलोगे। इंटरेस्ट, इसको कहा जाता है इंटरेस्ट। ठीक है ना? तो अब हम समझते हैं कम्युनिकेशन साइकिल, यानी कि सेंडर, मैं भाषा का एक प्रयोग कर रही हूँ, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ जो आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं यहाँ चाइनीज़ बोलती या जर्मन बोलती तो आपको नहीं समझ में आता, तो ये मैसेज जो है आप कभी डिकोड नहीं कर पाएंगे और डिकोड करके ये रिसीवर तक भी नहीं पहुँच पाएगा। रिसीवर कौन है? आप। तो आप इस मैसेज को डिकोड करते हैं और फिर आप जो भी समझते हैं वो आपके रिएक्शन से मुझे समझ में आता है कि आपको बात समझ में आ गई। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बातचीत का वो होता है फीडबैक। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने रास्ता पूछा और उसने बताया आप सीधे जाओ, फर्स्ट राइट, लाल बत्ती से लेफ्ट। आपको ज़रूर रिपीट करना चाहिए कि भैया आपने ये बोला है सीधे जाओ, लेफ्ट में मुड़ो, लाल बत्ती से राइट, क्या यही आपने बोला है? अगर आप अज्यूम कर लोगे उस समय तो हो सकता है कि आप गलत इन्फॉर्मेशन अज्यूम कर रहे हो। तो हर समय आपको वापस पूछना चाहिए। चलिए एक और वीडियो देखते हैं। प्रणाम साहब। ओह जीते रहो जीते रहो। अरे मैं भूल गया, क्या नाम लिखा था अपना तुमने? जी श्री प्यारे मोहन इलाहाबादी। रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? खाना वाना खाया?
जी हाँ, भोजन तो हमने लौपथगामी स्थल पर ही कर लिया था। क्या? जी हाँ, लौपथगामी अग्निरथ से आए हैं ना। ओह, ट्रेन से आए हो? ट्रेन से? अंग्रेजी जानते हो? हमें ये भाषा पसंद ही नहीं साहब। क्यों? बहुत ही अवैज्ञानिक भाषा है साहब। CUT कट है तो PUT पुट, TO2 DO डू, किंतु GO गो हो जाता है। आप ही बताइए मेम साहब, जब TO2 DO डू तो GO गू क्यों नहीं होता? एक तुच्छ प्रश्न और है। क्या? ये अंग्रेजी में निमोनिया पी से, मेरा मतलब पा से शुरू होता है। ऐसे ही थाइसिस भी पी से आरंभ होता है। तो फिर इसे पनीमोनिया और पथाइसिस क्यों नहीं कहते? आप विश्राम कीजिए साहब, बाद में व्याख्या कर दीजिए। बाद में। आपने इस वीडियो में देखा कि अगर कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो कॉमन नहीं है तो उसे समझने में दूसरों को बहुत परेशानी आती है और हो सकता है कि उसका गलत मतलब भी वो निकाल ले। अभी हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप अपने जीवन में देखिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपको बात करना बिल्कुल पसंद है और आपको बताना है कि क्यों नहीं पसंद है। हाँ जी। मेरी फैमिली में एक व्यक्ति है जो हर वक्त पुरानी बातों को दोहराते रहते हैं और वो बहुत बोरिंग है, इसलिए मुझे उनसे बात करना पसंद नहीं है। वेरी गुड अंकिता। इसने कहा वो पुरानी बातों को दोहराते हैं, तो सबसे पहली बात जो आपको नोट करनी चाहिए वो ये है कि कभी भी अपनी पुरानी अचीवमेंट्स के बारे में लोगों को न बताएं। लोगों के अंदर इंटरेस्ट ढूंढें, जिस तरह से अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। पर आप अगर अपनी ही बातें बताते रहेंगे तो कोई भी आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। हाँ जी। और कोई? मेरी फैमिली में एक है जो बहुत इंसल्टिंग तरीके से बात करते हैं, इसलिए मैं उनसे बात नहीं करता। इंसल्टिंग तरीके से बात करते हैं क्योंकि ये छोटे हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। प्लीज सब लोग नोट करिए कि कम्युनिकेशन यानी बातचीत ऐसे करनी चाहिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, दोनों ही केस में आपको उसे फुल रिस्पेक्ट यानी पूरे अदब से बात करनी है, क्योंकि चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, दोनों को ही रिस्पेक्ट चाहता है। और कोई? मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं जो कि मैं उनसे अगर कुछ भी सवाल पूछती हूँ तो वो सिर्फ हूँ और हाँ में जवाब देते हैं, मुझसे अच्छे से बात नहीं करते और मुझ पर हर बात पे शाउट करते हैं, इसीलिए मुझे उनसे कम्युनिकेशन करना बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लगता होगा कभी कभी कि जो शाउट कर रहा है वो एक्चुअली अटेंशन सीकिंग होता है, यानी वो अपनी तरफ चाहता है कि लोग उस पर ध्यान दें और उसकी जो बातचीत करने की कला है यानी कि कम्युनिकेशन स्किल है वो पूरा जीरो है, उसे बिल्कुल नहीं आता है कम्युनिकेशन करना। और जो दूसरी बात है, इसने बोला हूँ हाँ में जवाब देते हैं, इसका मतलब है कि जो कम्युनिकेशन होता है वो है क्लोज्ड एंडेड कम्युनिकेशन। दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैं एक मूवी जाती हूँ, एक पिक्चर देखने जाती हूँ या ड्रामा देखने जाती हूँ और मैं अपने दोस्त के पास जाती हूँ, कहती हूँ पता है मैंने एक पिक्चर देखी, तो उसने क्या जवाब दिया? अच्छा, इसका क्या मतलब? क्लोज एंडेड। बातचीत यहाँ नहीं पॉसिबल है। अगर मैं फिर से जाती हूँ, अब इसी सीन को फिर से देखी, मैं जाती हूँ अपने दोस्त के पास और मैं कहती हूँ पता है मैंने एक पिक्चर देखी, और उसने क्या कहा? अच्छा, कब देखी? कौन था एक्टर्स? कौन था डायरेक्टर? क्या नाम था? मैं भी देखूंगा। ये सब कुछ क्या है? ओपन एंडेड है। तो आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप कम्युनिकेट करें, जब भी आप बातचीत करें, तो अपनी कन्वर्सेशन एक ओपन एंडेड रखिए, आई कॉन्टैक्ट रखिए। ठीक है, तो अब आप बताइए अच्छी कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है? मैम, अच्छी कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे हमारी टोन अच्छी होनी चाहिए, हमें विनम्रता से बात करनी चाहिए, हमें सेंसिटिव टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए, हमें पॉजिटिव इंटेंशन के साथ बात करनी चाहिए, हम ट्रूली इंटरेस्टेड हो उस बात पे, और हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए और आई कॉन्टैक्ट बनाए रखना चाहिए। वेरी गुड। चलिए अब हम अपने एक और टॉपिक को लेते हैं जिसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। जब तक हम अपने आप को ढंग से नहीं जानेंगे तब तक आप दूसरों को नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को जानना जरूरी है, और अपने आप को जानना का क्या मतलब हुआ
इसका मतलब है कि आपको अपनी खामियां भी जाननी चाहिए और अपनी अच्छाइयां भी जाननी चाहिए। अगर हम अपनी खामियां भी जानते हैं और अच्छाइयां भी जानते हैं तो हम किसी के भी बहकावे में नहीं आ सकते। तो हम लोग एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम अपने ऊपर अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने ऊपर डालते हैं तो कोई भी इंसान हमें दुखी नहीं कर सकता है। Now we come to the next one. Whenever your attention goes, energy flows. अब ये आपके ऊपर है कि आपका ध्यान किधर होना चाहिए। सबके अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, सबके अंदर बुराइयाँ होती हैं। अगर आप अच्छाइयों पर केंद्रित करिएगा तो वो बढ़ेगी, अगर आप सोल्यूशन पर केंद्रित होइएगा वो बढ़ेगा, अगर आप प्रॉब्लम पे केंद्रित होइएगा वो बढ़ेगा। ठीक है, अगली हम एक चीज खेलते हैं। आप लोग सब अपनी आंखें बंद करिए और इस गेम का नाम है लेट्स प्ले विद द वर्ड नॉट। अब आपको एक हाथी को देखना है, देखना मतलब आंख खोल के नहीं देखना है, एक मन बुद्धि से उस हाथी को देखना है, उसके स्किन को देखना है, उसके कलर को देखना है, उसके पूंछ को देखना है। दिख रही है? अब आपको हाथी को नहीं देखना है। Don't see elephant. Do not see elephant. Do not see the tail of the elephant. Okay. अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब मैंने कहा आपको हाथी को देखना है, क्या दिखाई दिया? हाथी। और जब मैंने बोला कि हाथी को नहीं देखना है तो भी क्या दिखाई दिया? हाथी। यानी कि इस चीज से आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, वो ये शब्द नॉट नहीं लेता है। तो अगर आपको एंगर पे कंट्रोल करना है तो आपको कहना है कि मैं एक शांत इंसान हूँ, मैं एक शांत लड़की हूँ, मैं एक शांत लड़का हूँ। अगर और कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है तो वो नहीं बोलना कि ये प्रॉब्लम नहीं एग्जिस्ट करती है। जो प्रॉब्लम आपको चाहिए वो प्रॉब्लम की आप रिपीटिशन करिए माइंड में, सोने के पहले और उठने के बाद, तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जय हिंद बच्चों। जय हिंद।
है